हो सकता है क्या? मतलब दबा आईएएस पावर होती है कि वो 10-20 किलो सोना दबा सकते हैं? आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी है ना, लहरें गिनने के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ। तो जहाँ आपकी इच्छा गड़बड़ करने की है वहाँ सब हो सकता है। तो आप अगर लहर गिन करके बीरबल पैसे कमा सकता है, तो आप बेईमानी अगर आपके जीवन का उद्देश्य है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और पकड़े जाएंगे तो आपको सजा मिल जाएगी, नहीं पकड़े जाएंगे तो आप दुनिया भर में घूमते रखते रहिए कि आप ईमानदार हैं। हेलो गाइस, 11th एपिसोड ऑफ गुड वाइब्स विद नील। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में आर.एस. जुलाना जी आने वाले, जो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, और आज वो हमको सिविल सर्विसेज के बारे में शेयर करना चाहेंगे। सो प्लीज इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना, आप लोगों को बहुत कुछ सिविल सर्विसेज के बारे में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो आप हमको अपनी जो आपने तैयारी करी थी आईएएस बनने के लिए उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखो, आईएएस की तैयारी लंबी यात्रा है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है। 3 साल का समय अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन दोनों की एक साथ तैयारी करना होती है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप मेन एग्जामिनेशन की फिर से तैयारी करने में अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद में चला गया था दिल्ली। वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रह करके ग्रेजुएशन मैंने किया था इंदौर से। किस फील्ड में? कॉमर्स। मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, फिर वहाँ बीमार हो गया, लौटकर वापस आया, साल भर का ब्रेक लेना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। फिर वापस आके एमकॉम किया, उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी की। तो वहाँ जाकर एडमिशन लिया लॉ में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिल गया, हॉस्टल में रहकर तैयारी की जी। तो हम 3 फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे, तीनों साथ साथ तैयारी, 4 लोग थे, 4 लोग अच्छी तरह साथ साथ तैयारी करते थे और हमें किसी तरह की कोचिंग की ज़रूरत नहीं लगी। हमने खुद अपने तैयारी की और रोज़ आपस में डिस्कस करते थे और साथ में पढ़ाई करते थे लॉ की जी, और आईएएस की तैयारी करते थे। चारों चारों के चारों आईएएस में आ गए और चारों पहले अटेम्प्ट में आए। पहले अटेम्प्ट में मतलब सीधा? हाँ, पहले अटेम्प्ट में हमने दिया और चारों में एक की रैंक 3rd आई, एक की ऑल इंडिया, हाँ ऑल इंडिया, एक की 10th आई, एक की 25th रही, एक की 40 के आसपास रही। सर, तो आपने बोला आपने आईएएस की पढ़ाई स्टार्ट करी, तो आपके रोल मॉडल कौन थे? किसी को तो देखा होगा ना? नहीं, रोल मॉडल नहीं थे। मेरे साथ इंदौर में जब पढ़ रहा था तो मेरे साथ एक डेंटिस्ट थे जो पीछे पड़े रहते थे कि तुम्हें काबिलियत है, इंटेलिजेंट हो, आईएएस के लिए तैयारी करो और आईएएस परीक्षा में जाओ जी। वो आजकल कनाडा में चले गए हैं। वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे, पर ऐसे कोई रोल मॉडल और इस तरह का कोई नहीं रहा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि कलेक्टर क्या होता है, आईएएस क्या होता है, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ओके, तो सर आपने बोला चारों दोस्त पढ़ाई कर रहे थे साथ में। हाँ। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस करनी पड़ते पढ़ते? नहीं, हम लोगों ने प्रॉब्लम कोई भी फेस नहीं की। हम सब लोगों का सिंसियर थे। ओके। कोई भी ऐसा नहीं था कि रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं। हम लोग सुबह अपना वही 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते थे और रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाते थे। ओके। रोजाना का अपना शेड्यूल बनाते थे कि आज क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारियां करना है, उसके नोट्स बनाते थे, रिवाइज करते थे जी, और अपने आप को अपडेट रखते थे। ओके सर, तो जब आप आईएएस बनने के लिए आपने जो इंटरव्यू दिया था वहाँ पर, तो आपके वहाँ जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था? देखो, जो आईएएस का इंटरव्यू, लोगों को बहुत गलत धारणा है कि इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आंसर्स आपके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं जी। ज्ञान की परीक्षा नहीं लेते, व्यक्तित्व की परीक्षा लेते हैं। ओके। व्यक्तित्व की में क्या होता है, क्या आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। ओके। आपने जो हॉबी लिखी है वो बनावटी लिखी है, वास्तव में आपकी हॉबी है।
आपकी सिंसियरिटी है या नहीं। फिर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं कि आप में पब्लिक सर्विस के लिए एटीट्यूड है या नहीं, आप एम्पैथी है या नहीं, और आप कितनी चीज़ों का, कोई भी सवाल आपसे पूछा तो उसका लॉजिकली टू द पॉइंट आंसर देते हैं या नहीं, आप में स्पष्टवादिता है कि नहीं, कि यदि आपको कोई चीज़ नहीं मालूम है तो आप सीधा मना कर सकते हैं या नहीं, और आपका जनरल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है। तो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उसके पर्सनैलिटी को देखते हैं, उसके पब्लिक सर्विस के लिए एटीट्यूड को देखते हैं। तो क्वेश्चंस कई बार ये होता है कि आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं निकल पा रहे हैं, आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं, इसके बाद भी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में सिंसियरिटी होना चाहिए, आप में लोगों के लिए एम्पैथी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्विस में हम क्या देखते हैं, तो वहाँ जो प्रश्न उत्तर है वो केवल एक बातचीत का माध्यम है, एक जरिया है जिससे हम व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश करते हैं। सर, तो आपकी पोस्टिंग्स कहाँ लगी थी? देखो, ये 35 साल की सर्विस होती है, 35 ईयर्स की। शुरुआत होती है ट्रेनिंग से, मसूरी जाते हैं, फिर असिस्टेंट कलेक्टर की फील्ड ट्रेनिंग 1 साल की जिले में होती है, किसी भी जिले में। फिर सब डिविजनल ऑफिसर बनते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में उसको सब कलेक्टर बोलते हैं, हमारे यहाँ सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं। फिर एडिशनल कलेक्टर, सीओ जिला पंचायत या नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर बनते हैं। उसके बाद फिर फील्ड में अगर रहें तो कमिश्नर बनते हैं, नगर निगम में कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर, फिर कमिश्नर बनते हैं। और अगर स्टेट में आ जाए तो किसी भी निगम में, मंडल में, कॉरपोरेशन में, डायरेक्टरेट में आप एडिशनल डायरेक्टर बनते हैं। फिर आप सेक्रेटरी बनते हैं, सेक्रेटरी के बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। स्टेट में रहे तो फिर आप चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप गए तो वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ऐसे होता है। सर, तो जैसे अभी आपने पढ़ाई कर ली, अब IAS बन गए, तो अब आप मतलब अपनी वर्क और अपने फैमिली को एक साथ कैसे बैलेंस करते हैं? देखो, सबसे पहले ये है कि जो IAS एक पब्लिक सर्विस है, सिविल सर्विस बोलते हैं, और पब्लिक सर्विस का रोल ऐसा होता है कि आप 24/7 आप ड्यूटी पर हैं। आपके लिए कोई टाइम का बंधन नहीं होता है। ऑफिस खुलने के टाइम और बंद होने के टाइम होते हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश में ऑफिस सेक्रेटरीट 10 बजे खुल जाता है और 5 बजे बंद होता है। जी। तो इसका मतलब ही नहीं कि आप 10 बजे गए और 5 बजे आ गए, ऐसा नहीं है। आप जाने का टाइम आपके हाथ में है। अच्छा। जब आप वहाँ से फ्री होंगे, आपके काम खत्म होगा, क्योंकि आप जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, आप मैनेजर पोस्ट पर हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आप लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हैं। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में मेंबर फाइनेंस रहा जी। अब मेरे अंदर में 70,000 कर्मचारी हैं, 70,000। ओके, इट्स अ बिग नंबर। तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। आप पंचायत रूरल डेवलपमेंट में हैं तो वहाँ आपके पास 22,000 पंचायतें हैं। तो जब आपके पास इतना बड़ा रोल होता है तो आपके डिपार्टमेंट का विज़न, आपके आप उन लोगों से काम लेना, उनको लीडरशिप देना, इस तरह टाइम, इसमें फिर टाइम आपके हाथ में नहीं रहता जी। फिर आपका जो वर्क है वो डिमांड करता है कि आप कितना टाइम देंगे। आप सिस्टमेटिक होकर के टाइम को बेहतर यूज़ कर सकते हैं। आप किसी फील्ड में कहीं कलेक्टर हैं जी, या कमिश्नर है, या आप किसी डिपार्टमेंट में अचानक कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, या कहीं कोई वायलेंस हो गया, तो आप ये नहीं देखेंगे कि मेरा ऑफिस बंद हो गया। आपको दिन हो रात हो, आप उठ करके फ़ौरन से चले जाएँ और आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप लीडरशिप पोजीशन में हो। तो आप लोगों के लिए कोई वीकेंड्स और वीकडेज ऐसा कुछ नहीं है? सब होता है, वीकेंड्स भी होता है, वीकडेज भी होता है, सब होता है, लेकिन जब काम आया तब आप अवेलेबल होते हैं। ओके। अब जैसे संडे को है, अगर आप घर पर बैठे हुए हैं, पूरी तरह से छुट्टी पर हैं, परिवार के साथ घूम रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इमरजेंसी आ गई तो वर्क की ज़रूरत हो गई तो आप सारी चीज़ें छोड़ करके चल देंगे, क्योंकि आपका मोटो है पब्लिक सर्विस। ठीक। ओके। तो जैसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन सुबह अपना जाता है, सुबह शॉप खोलता है, उसके बाद में अपना दिन भर बिजनेस करके रात को जब फ्री होता है घर लौटता है।
लेकिन सैटरडे संडे अगर आ गया और सैटरडे संडे को उसको बिजनेस में कोई इमरजेंसी आई तो जाना पड़ता है। हाँ। अब यहाँ पब्लिक लाइफ में, पब्लिक सर्विस में कब इमरजेंसी आएगी वो आपके हाथ में नहीं है, और कितनी इमरजेंसी आएगी भी आपके हाथ में नहीं है। तो अचानक कहीं आधी रात भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, जैसे आग लग गई तो ये तय करके नहीं होता कि कब आग लगी। बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई, या कहीं मकान बन रहा है अचानक गिर गया, या कहीं सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी घटना हो गई, और कुछ नहीं हो रहा है, कोई बहुत प्रोग्राम बड़ा है ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि 5000 लोग आएंगे, कोई दूसरा कल्चरल प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है और 5000 के बजाय 50,000 लोग आ गए, तो आपको हर समय आप ड्यूटी पर। तो जैसे अभी आपने बताया आपने आईएएस से आप रिटायर हो चुके हैं, तो अभी भी आपको मतलब उस रिलेटेड काम करना पड़ता है? नहीं, रिटायरमेंट के बाद काम नहीं होते हैं जी। रिटायरमेंट के बाद आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, जो काम आपको अच्छा लगे वो करते हैं, जो काम अच्छा जिसमें आपको जो भी ठीक लगे वो करते हैं, आप सरकार के साथ बंधे हुए नहीं हैं। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं पहले से ज़्यादा व्यस्त हूँ। हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसमें हम बिना कोई पारिश्रमिक लिए, बिना कोई पैसा लिए काम करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी, पंचायती राज, इन फील्ड्स में 14 राज्यों में काम कर रहे हैं। तो जैसे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव कराना, जैसे आप राजस्थान के रहने वाले जी, तो अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम शुरू कराएं। आप बीकॉम, बीए, बीएससी कर लेते हैं, आपको रोजगार नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है जी, तो हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू करवाया कि आप बीकॉम लॉजिस्टिक्स, बीकॉम रिटेल ट्रेड से कोई भी स्किल जिसमें आप उसकी पढ़ाई करें, उसका 2 साल आप पढ़ाई करें, 1 साल अप्रेंटिसशिप करें, जहाँ इंडस्ट्री आपको 12,500 रुपये देगी, इंडस्ट्री या बिजनेस जहाँ भी आपका प्लेसमेंट कराएंगे वो आपकी मार्कशीट में जुड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे अप्रेंटिसशिप तो डिग्री पूरी नहीं होगी। तो उस तरह के प्रोग्राम शुरू कराए, तो इस तरह के 8 राज्यों में प्रोग्राम चल रहे हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, और अभी 2 राज्यों में और इस बार शुरू हो रहा है। अच्छा। तो इस तरह से उन कामों में लगे रहते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते हैं, क्योंकि 3 साल से 6 साल में सबसे ज़्यादा दिमाग में ग्रोथ होती है इंसान के दिमाग में, तो उस समय बच्चों को कैसी शिक्षा मिले, किस तरह से उनको ब्रेन का डेवलपमेंट हो, किस तरह से उनकी लर्निंग हो, तो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो राज्य सरकारों के कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में उन्हीं के फैकल्टी को ट्रेनिंग करके, उनका कंटेंट डेवलप करके उन्हीं से काम कराते हैं। तो इस तरह के काम में हम लगे रहते हैं। लेकिन ये सब लोग ये नहीं करते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। कई लोग अपना आराम करते हैं, कई लोग प्राइवेट नौकरी ढूंढ लेते हैं, कई अपना बिजनेस शुरू करते हैं, कई अपनी हॉबीज़ को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, जो परेशान हो जाते हैं खुद से। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपने आसपास साथियों को परेशान कर देते हैं। तो रिटायरमेंट में आप फ्री हैं, आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। तो हर आदमी अपना अपना रास्ता चुन लेता है। तो बेनिफिट्स और पावर क्या है आईएएस होने के? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको पब्लिक सर्विस करने के लिए सैलरी मिलती है। क्योंकि एक इंसान अपने ज़िंदगी में दूसरे इंसान को मदद कर सके, उसकी लाइफ को बेहतर बना सके, कोई पॉजिटिव चेंज ला सके, ये एक उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जैसे माता पिता ये चाहते हैं कि उनके संतान, उनके बच्चे बहुत अच्छा करें और उनसे आगे बढ़ें। पूरी अपनी ज़िंदगी लग जाती है इस बात में कि उनके अपने संतान को ठीक करें, उन्हीं को रोजगार पर लगाएं, उनको पहले से बेहतर बनाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें। पब्लिक सर्विस में ये होता है कि आप अपने परिवार से बाहर निकलकर जो भी आपकी जिम्मेदारी का क्षेत्र होता है, फील्ड होती है, उस फील्ड में आप क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं इरिगेशन में तो हम कितने खेतों में सिंचाई पहुंचा सकते हैं, कितने लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं,
कितने लोगों को जीविका का जीवन जीने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए साधन दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम उस मौके का कितना अच्छा इस्तेमाल करें। जी। हम पावर को एंजॉय करके, अपनी अथॉरिटी दिखा करके भी अपना समय निकाल सकते हैं। जी। अपने गाड़ी में घूम करके, अपने अच्छे ऑफिस में बैठ करके उसमें भी समय निकाल सकते हैं, और पब्लिक सर्विस को अच्छी तरह से निभा के वो काम भी कर सकते हैं। जी। तो जो सुविधाएं मिलती हैं वो अगर हम तुलना करें जी। प्राइवेट सेक्टर की तुलना में, तो जो काबिल आदमी है, जिसको स्वयं के ऊपर विश्वास है, जी। उससे प्राइवेट सेक्टर 10 गुने से 100 गुना ज़्यादा पैसा दे सकता है। तो पब्लिक सर्विस में केवल उसी को आना चाहिए जिसका एप्टीट्यूड ये है कि अपने जीवन का उपयोग किसी दूसरे के जीवन की बेहतरी के लिए करो। मतलब स्वार्थ नहीं। स्वार्थ तो हर चीज़ में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे को अच्छा करने से मेरी प्रशंसा हो, तो प्रशंसा भी स्वार्थ है। हाँ। तो वो नहीं, इसको स्वार्थ से नहीं कि आपके जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। बहुत पैसा कमाना है तो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कीजिए, आप में काबिलियत है, अपना खुद का बिजनेस, अपनी खुद की इंडस्ट्री डालिए। अगर आपको इस बात से मन लगता है, इस बात से खुशी मिलती है कि किसी दूसरे का बेहतरी हो रही है, जी। आपके आपके आसपास के लोगों में समृद्धि आ रही है, किसी की बीमारी ठीक हो रही है, किसी का शिक्षा अच्छी मिल रही है, किसी का एक संसाधन अच्छे बन रहे हैं, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, तो आप पब्लिक की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप पब्लिक सर्विस में आइए। तो सुख सुविधाएँ, साधन अगर देखें तो हमारे यहाँ साधन बहुत अच्छे नहीं मिलते। हम लोग शुरू करते हैं बहुत छोटे से मकान में रह करके, और कई एक बार ऐसा होता है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मकान भी नहीं मिलते, गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है, गेस्ट हाउस भी नहीं मिलते, परिवार कहीं है, बच्चों की एजुकेशन बार बार डिस्टर्ब होती है, बार बार ट्रांसफ़र होते हैं, और उसके बाद में जो गाड़ी मिलती है वो गाड़ी गवर्नमेंट की गाड़ी होती है। हम जो प्राइवेट उसका इस्तेमाल भी करते हैं तो उसका पैसा हमारी सैलरी से कटता है। सैलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, अभी तो हालत ठीक है, और जब हम लोग शुरू में सर्विस में आए, शुरू के 20 साल तक ये हालत होती थी कि क्रेडिट कार्ड सिस्टम से काम चलता था कि क्रेडिट कार्ड डिसऑनर नहीं हो जाए। तो जिसको पैसा चाहिए, जिसको साधन चाहिए, उसके दो ही तरीके हैं। ईमानदारी से जीना है तो आपके लिए पब्लिक सर्विस नहीं है, बेईमानी करके जीना है तो फिर आप पब्लिक सर्विस मत कीजिए। अगर आपको पैसा ही कमाना है और पब्लिक सर्विस नहीं करना है तो फिर आप आए क्यों? तो मतलब जो लोग बोलते हैं कि आईएएस बन गए तो जिंदगी सेट है, तो मेरे को लग रहा है ये फैक्ट्स ज़्यादा तो मिथ है जो आपकी वजह से। जिंदगी सेट है क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य अगर आपने तय कर लिया कि मुझे अपना जीवन में हर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किसी न किसी अच्छाई के लिए करना है जी, तो आईएएस तो आपके लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विस, कोई भी सिविल सर्विस तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपका जीवन का उद्देश्य कुछ और है, पैसे कमाना उद्देश्य है, सुख सुविधाएं हैं, आपका साधनों का दुरुपयोग करना है, तो फिर आप यहाँ की क्यों गंदगी फैलाते हो? फिर आप दूसरे रास्ते पकड़िए। आप में अगर काबिलियत है तो आप बिजनेस में सफल हो जाएंगे, इंडस्ट्री में सफल हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में सफल हो जाएंगे। लेकिन जो नैतिकता है, जो एथिक्स हैं, उसकी वैल्यू हर जगह होती है। सर तो आईएएस एक स्टेबल जॉब है कि नहीं? मतलब आपको निकाल सकते हैं, आपको रिमोट कर सकते हैं? सारी सरकारी सेवाएं, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड हैं। ओके। तो इसमें बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए आपको हटा नहीं सकता। ओके। और जब तक प्रोसेस फॉलो करने का मतलब है, जब तक आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसमें आपको पनिशमेंट दिया जा सके, तब तक आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आपको पोस्टिंग चेंज हो सकती है, आप मन में कुछ और सोच रहे हैं, आप चाहते कुछ और, पोस्टिंग कुछ ऐसी मिल सकती है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन कोई भी पोस्टिंग मिले, हर पोस्टिंग में आपको काम करने के लिए काफ़ी संभावना है, काफ़ी मौके हैं। सर मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मैंने उनको सुना है बात करते हुए कि वो कह रहे थे कि वो बहुत मतलब आईआईटी कर लेंगे, आईआईटी की सीट को रिजेक्ट करके
वो आईएएस पे पढ़ाई करेंगे, फिर आईएएस बनने के बाद वो मतलब 4, 5, 6, 7 किलो सोना दबाएंगे अपने अंदर। तो क्या ऐसा होता है? आपने कभी इसको देखा है? देखो ऐसा है कि ये जो बैचमेट आपका ऐसा बोल रहा है उसके सभी परिवार बोलते के जो भी बोल रहे हैं उनके परिवार के नैतिक मूल्य क्या है वो देखना पड़ेगा। जी। मैं फिर से कहूँगा कि जिसका उद्देश्य बेईमानी करना है, जिसका उद्देश्य गलत रास्ते पकड़ना है, वो पब्लिक सर्विस नहीं कर रहा है, वो अपने पद के साथ अपने मौका जो मिला है उसके साथ वो इनजस्टिस कर रहा है। जी। अगर पैसा कमाना ही आपके जीवन का उद्देश्य है तो आपको कई सारे रास्ते मिल जाएंगे। उसके लिए आप आईआईटी करने के बाद में आप किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी में सर्विस कीजिए, वहाँ आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप अपने जीवन में 5-7 किलो तो क्या 100 किलो सोना कमा सकते हैं। उसके लिए आपको पब्लिक सर्विस का अपॉर्चुनिटी क्यों खराब करना? किसी वैसे आदमी को आने दीजिए जो सिंसियरली काम करना चाहता है, उसकी पोस्ट मत छीनिए। मतलब सर जो ये बोलते हैं ये ऐसा हो सकता है क्या? मतलब दबा आईएएस पावर होती है कि वो 10-20 किलो सोना दबा सकता है? आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी है ना, लहरें गिनने के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ। तो जहाँ आपकी इच्छा गड़बड़ करने की है वहाँ सब हो सकता है। तो आप अगर लहर गिन करके बीरबल पैसे कमा सकता है तो आप बेईमानी अगर आपके जीवन का उद्देश्य है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सही बात है। और पकड़े जाएंगे तो आपको सजा मिल जाएगी, नहीं पकड़े जाएंगे तो आप दुनिया भर में ढोंढेरा पीटते रहिए कि आप ईमानदार हैं। ठीक है सर। तो ये आप मतलब आपने कभी फेस किया जो सीएम और जो आपसे ऊपर अधिकारी होते हैं वो क्या आपकी उनसे भी ऊंच नीच हुई है? मतलब बातें ऐसे नहीं होता है। क्या होता है कि हम प्रजातंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे संविधान की जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें 3 विंग है, यूजुअली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। हाँ या है ना। तो एग्जीक्यूटिव विंग का जो हेड होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, पीएम, जिसमें स्टेट में मंत्री, मुख्यमंत्री, सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर, उनके अधीन पूरे मंत्रालय पूरे ऑफिसर्स होते हैं और वो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका काम विज़न को कई बार विज़न क्रिएट करने में मदद करना, फिर विज़न को पॉलिसी में कन्वर्ट करना, पॉलिसी को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन कराना, ये काम उनका होता है। तो जो ये सोचते हैं और ख़ास करके छोटे मोटे अखबार वाले, वो हमेशा कुछ ना कुछ विवाद ढूंढ करके उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जो पॉलिटिशियन होता है वो 100 में से 90 बार वो सही चीज़ों की मांग करता है। अगर कोई काम होना है और रुका हुआ है और वो कह रहा है कि कर दीजिए तो कर देना चाहिए। पब्लिक की डिमांड अगर कोई वो लेकर आ रहा है क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ है सीधा, और 10% 15% मौके ऐसे होते हैं जहाँ उसकी बात नाजायज़ होती है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होती, जो पर्सनल इंटरेस्ट में होती है, वहाँ आप उसको एक शिष्ट तरीके से, कर्टियस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मेरे अनुभव में तो ये रहा है कि कोई भी पॉलिटिशियन कभी भी विवाद नहीं चाहता और कोई भी ऑफिसर भी विवाद नहीं चाहता जी, और वो इस बात को समझते हैं। और अगर आप एक अच्छे अधिकारी हैं, आप पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, आपके नीयत सही है, आपका काम अच्छा है, तो आपको हर पॉलिटिशियन पसंद करता है और रिस्पेक्ट करता है। सर तो लेट्स कम टू अ एंड। एक लास्ट क्वेश्चन था कि आईएएस बिजनेसमैन को खत्म कर सकते हैं क्या? आईएएस और बिजनेसमैन के झगड़े कहाँ होते हैं? बिजनेसमैन को क्यों खत्म करने जाएगा? वो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। मतलब कभी ऊंच नीच हुई नहीं, ऊंच नीच क्यों होगी? बिजनेसमैन के पीछे क्यों पड़ेगा वो? और ये ऐसे होता नहीं है कि अगर बिजनेसमैन ने कोई गलती की है, टैक्स की चोरी की है या कोई काला बाजारी वो किया है, फर्जी सामान बेचा है, धोखाधड़ी की है, तो कानून के तहत जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अच्छे चलते काम को रोकने के लिए किसी को परेशान करने के लिए जाए। तो बिजनेस को ख़त्म करने की बात नहीं होती है, सारी सरकार की पूरी कोशिश होती है कि बिजनेस बढ़े,
क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो उससे रेवेन्यू आएंगे तो उससे वेलफेयर फंड्स बढ़ेंगे और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव। तो ख़राब क्यों करना चाहेगा कोई? बट कभी भी अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, मतलब किसी और आईएएस की बात, नहीं, ऐसे ऐसे कभी नहीं होता, कभी नहीं। ऐसे कभी नहीं होता। सो थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। ठीक। थैंक यू सर। ठीक।